बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 6 वेव्स, और आई होप सो कि इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी होगी। आई होप कि आपके इंशाल्लाह इस वाले टेस्ट में जो है वो मैक्सिमम आप स्कोर जो है वो गेन करेंगे। जब किसी टेस्ट में हम मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपकी जो प्रिपरेशन है वो उसका भी टेस्ट हो जाता है, आपके नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है। आप किस जो है वो पैशन के साथ काम कर रहे हैं वो तो ज़ाहिर है आप सब लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा है, लेकिन टेस्ट जो है इज़ द बेस्ट वे टू चेक कि आपका इस वक्त जो है वो लेवल क्या जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं जी। वेव्स आज की डिस्कशन है हमारी, यूनिट नंबर 6 वेव्स डिस्कशन ऑफ फिजिक्स जो है जी। टेस्ट है हमारा 5 और यूनिट नंबर 6 वेव्स। अच्छा, अब देखो बात ये है बेटा कि इसमें ओवरऑल जो है सबसे क्वेश्चंस आर सो इजी। इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आमतौर पर उसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि सम टाइम्स आपकी बेसिक्स ठीक नहीं होती, सम टाइम्स आपके माइंड में ये डर पैदा हो जाता है कि ये न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं होना। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि कभी मिस्टेक हो सकती है। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है? तो सबसे पहले कीवर्ड अंडरस्टैंड किया करें। रॉन्ग कह रहा है साउंड ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, यस उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होते हैं। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये भी ट्रू है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी ट्रू है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। अब साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। आपको पता है साउंड जो है वो उसको मीडियम रिक्वायर होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। तो आंसर इज डेल्टा। तो इसमें आंसर डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल रेंज जो है उसकी बात कर रहा है। अब इंफ्रा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना 3 तरह की जो है वो वेव्स हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन बेस है जी। इंफ्रा सोनिक, देन वी से जो है इसमें ऑडिबल रेंज आती है, और लास्ट वन जो है वो हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। जो फॉर ह्यूमन बीइंग जो रेंज है, जो ऑडिबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज होती है। ये हमारी ह्यूमन जो है उनकी हेयरिंग रेंज है, ऑडिबल जो साउंड है हमारे लिए। और इंफ्रा का मतलब है उससे पहले। इंफ्रा मीन के जो ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड की जो लेस देन 20 हर्ट्ज हो वो इंफ्रासोनिक होती है, और जो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो यानी 20,000 हर्ट्ज हो उसको हम क्या कहते हैं? वो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, साउंड जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है यहाँ चूँकि फ्रीक्वेंसी में जस्ट वेरिएशन आ रही है, सो उसका जो है वो स्पीड पे कोई जो है वो उस फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आंसर यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा जी? अल्फ़ा। जो अल्ट्रावायलेट की है, चाहे इंफ्रासोनिक है, चाहे ऑडिबल रेंज है, सबकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी। इसके एक और अदर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जो बॉयज़ और गर्ल्स होती हैं उनकी जो पिच है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो डिफरेंस होती है। तो पिच जो है वो डिफरेंट होती है वॉइस की, लेकिन स्पीड जो है वो एक ही मीडियम में उनकी जो है वो सेम होगी, हालांकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। सो इसमें आंसर जो है आपका अल्फ़ा बनेगा। नेक्स्ट है जी थर्ड वन, अ ट्यूनिंग फोक मेक्स 256 वाइब्रेशंस पर सेकंड। जहां भी वर्ड वाइब्रेशंस पर सेकंड आएगा इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशंस पर सेकंड मीन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर जो है अब देखो कि हमारे पास जो है अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, सो 250 जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 256 वाइब्रेशंस पर सेकंड जो है वो इन एयर आर गिवन
व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो भी आपको बताई हुई है। देन वेवलेंथ ऑफ द टोन एमिटेड जो है वेव आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है जी क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन जो है सिंस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, डेट विल बी v ओवर f और वैल्यूज पुट करें। सो इसमें जो है अगर आप देखें तो हमें स्पीड गिवन है 330 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी गिवन है 256। अच्छा अगर मैं गौर करूँगा मुझे आंसर कैलकुलेट करना है। सो इसमें जो है वो 330 है, नीचे 256 है। अगर मैं 2 से कट करूँगा तो जो है वो फ्रैक्शन आएगी, उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको आसान करने के लिए मैं मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको 330 ओवर इसको जो है वो 2 अगर 55 लिख लूँ, सो 1 में अगर कम कर दूँ, सो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर जो है कैलकुलेशन ईजी और जल्दी हो जाएगी। तो मैंने इसको जो है वो 255 कर लिया। अब देखें जल्दी कैलकुलेशन ऑफ 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो ऊपर आ जाएगा 5 6 30 66, नीचे आ जाएगा 51। ठीक हो गया। अब देखें अगर फिर से कैंसिल आउट करें 3 के साथ तो 22 ओवर क्या आ जाएगा 17। अब इस फ्रैक्शन को जो सॉल्व करना आसान है। सो 1.5 बचेगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मतलब 1.28 यानी 1.3 के राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। अब आप देखते हैं कि चूँकि मैंने यहाँ मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, मैंने 256 को 255 लिखे ताकि जल्दी कैंसिल आउट होकर आंसर आए। तो 1.3 के राउंड अगर आप देखें तो 1.29 है, यानी 1.29 को अगर राउंड ऑफ करें तो 1.3 बनेगा। सो इट मीन्स कि आंसर आपका जो है यहाँ पर डेल्टा बनेगा। सो अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपका आंसर ठीक आना चाहिए था, तो यहाँ पर आंसर आपका 1.29 मीटर यानी डेल्टा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इन द डायग्राम बिलो द इंटरवल पी क्यू रिप्रेजेंट्स। अच्छा यहाँ सिंपल सी बात है, पी और क्यू पॉइंट्स कहाँ पे हैं, टाइम एक्सेस पे गिवन है। अगर आप देखें तो पी और क्यू जो पॉइंट्स हैं वो टाइम वाले एक्सेस पे गिवन है, इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या आपका होगा डेल्टा, जो कि पी और क्यू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ यहाँ आंसर आपका बन जाएगा डेल्टा टाइम पीरियड का हाफ। सो फोर्थ वन इजी जी, डेल्टा आंसर है। फिफ्थ जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो है उसने फेज डिफरेंस और वेवलेंथ जो है और डिस्प्लेसमेंट के जो इन बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो पूछा हुआ है। हमने वैसे इसको ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव जो है हमने उसको डिस्कस किया था। डेट वाज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसमें जो है वो लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ये होता था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो इसको हम यहाँ नाम दे रहे थे ये पाथ डिफरेंस, ठीक है जी, और लैम्डा बाय 2 पाई इंटू इसको हम कहते थे फेज डिफरेंस। अब हमारे क्वेश्चन के राउंड जो है उसने उसको रीअरेंज किया हुआ है और आप देखें तो सब में डेल्टा फाई आ रहा है, तो मैं इसको डेल्टा फाई के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेता हूँ। डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू अगर आप देखें तो अब ये हो जाएगा जी आपके पास 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो अब आप ऑप्शंस में देखें कि कौन सी ऑप्शन बन रही है। सो इसमें जी क्वेश्चन जो 5 है इसका आंसर आपका अल्फा ऑप्शन बन रही है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा अल्फा ऑप्शन। सो इसका आंसर अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इन अ मीडियम साउंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन 3 सेकेंड्स इन एयर एंड इट ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन 10 सेकेंड जो है, और द रेशो ऑफ वेवलेंथ जो है वो आपने इसको कैलकुलेट करना है, रेशो ऑफ वेवलेंथ बतानी है। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें जो है वो अब फार्मूला अगर आप देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे जो है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अच्छा जी 6 वाले क्वेश्चन में हमने करना ये है कि फॉर्मूला आपके पास होता है v इज इक्वल टू, यानी स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप गौर करें हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है ना। अच्छा यहाँ पे गौर करें तो मुझे अगर दोनों की रेशो लेनी है तो मैं लूँगा v1 ओवर v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 ओवर डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा t2 ओवर t1। जब मैं रेशो लूँगा तो डिस्टेंस s1 और s2 को t डिनोमिनेटर में, इसलिए t2 ओवर t1 आ जाएगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें वेवलेंथ्स की रेशो फाइंड करनी है। सो
अब देखो कि v जो है इसकी जगह मैं लिखूंगा f लैम्डा 1, v2 की जगह लिखूंगा f लैम्डा 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 ओवर डिस्टेंस 2 मल्टीप्लाई बाय t2 ओवर t1। अच्छा यहाँ गौर करें, चूंकि विद द चेंज इन मीडियम जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो इसलिए मैंने दोनों में f लिखा था। सो अब लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 रेशो फाइंड करनी है। डिस्टेंस 1 आपका 2 किलोमीटर है, डिस्टेंस 2 जो है वो 3 किलोमीटर है, टाइम 2 10 सेकंड है, टाइम 1 जो है वो आपका जो है वो कितना है 2 सेकंड है टाइम 1 जो है। सो इसमें जो है वो टाइम 1 जो है आपका वो 3 सेकंड है, तो आप इसको 3 पुट कर दें। अब देखें 10 2 20 ओवर 9, इसका मतलब है आपका आंसर 20 रेशो 9 होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है जी, इसका आंसर आपका बनेगा डेल्टा 20 रेशो 9। नेक्स्ट 7 इन बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जी। अभी हम बात भी कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज जो है, अभी मैंने लिखा भी था तो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसका आंसर है चार्ली। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज जो है वो ऑडिबल रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इज आल्सो न्यूमेरिकल। अच्छा जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आता है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, याद रखें आप कीवर्ड जरूर अंडरलाइन किया करें और उसके बाद जो है वो क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है वो लिखा होना चाहिए, ठीक है जी। सो यू कैन इजीली गेट द आंसर। देखें 8 वाले क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो इसमें वेलोसिटी गिवन है 360 मीटर पर सेकंड साउंड की, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड नियरेस्ट रेयरफैक्शन 1 मीटर। सो आपको यहाँ वेवलेंथ डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो गिवन है एंड डेट इज 1 मीटर। तो यहाँ जरा गौर करो, एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जो डिस्टेंस होता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होता है लैम्डा बाय 2। इसका मतलब है आपको जो यहाँ वेवलेंथ है वो 1 मीटर नहीं गिवन, कितनी गिवन है 2 मीटर गिवन है। तो वेवलेंथ जो है वो आपको गिवन है वो 2 मीटर है, वो 1 मीटर नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली स्टेटमेंट में नजर आ रहा है वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड द नियरेस्ट रेयरफैक्शन। उसके बाद जरा गौर करो तो आपको स्पीड गिवन है 360 और कहता है फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करें। तो अब सिंपल है जी, आपने फ्रीक्वेंसी होती है v ओवर लैम्डा और ये आपको 360 गिवन है, लैम्डा आपका 2 आ गया, इसका मतलब है आपका आंसर 180 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था वो यही था कि लैम्डा यहाँ 1 नहीं लेना 2 मीटर लेना। वो कैसे लेना है, क्योंकि आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस गिवन था जो कि 1 मीटर था, आपने यहाँ से वेवलेंथ फाइंड कर लेनी है। इसमें आंसर आपका आएगा 180 यानी चार्ली। नेक्स्ट है जी 9 द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल पार्ट जो है साउंड। देखो साउंड की जो वेवलेंथ है डेट इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ जो है बहुत स्मॉल होती है, इसी वजह से आपने लाइट के यूनिट में पढ़ा होगा कि डायफ्रैक्शन जो है वो साउंड वेव में ज़्यादा ऑब्जर्व होती है जबकि लाइट में कम ऑब्जर्वेबल है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है साउंड की वो एज कंपेयर टू लाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आंसर आपका चार्ली है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड is greater than the wavelength of visible light or light. 10 G when sound wave travel from air to water with which of the following remain constant, ये मैं बता चुका हूँ। with the change in medium जो है which of the following parameter does not change, तो आंसर है जी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विद द चेंज इन मीडियम चेंज नहीं होती क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकंड, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेक्चर में भी हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया था। इसका आंसर है चार्ली। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा था फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन द वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज इज 90। इस वाले क्वेश्चन में आपको जो फेज डिफरेंस है वो देके यानी कि 90 आपको बताया हुआ है, तो 90 फेज डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इसको कहते हैं लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 कितना बताया हुआ, कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। तो कहता है जब वो वेव जो है इतना फेज डिफरेंस कवर करती है तो वो 1 मीटर डिस्टेंस की इक्वल होता है। तो 90 फेज डिफरेंस का मतलब है लैम्डा बाय 4, 180 का मतलब है लैम्डा बाय 2, 360 का मतलब है लैम्डा। तो यहाँ पर देखें लैम्डा बाय 4 किसके इक्वल होगा, लैम्डा यहाँ से
4 मीटर। तो इनडायरेक्टली आपको वेवलेंथ की वैल्यू कितनी बताई हुई है, 4 मीटर। आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना बताया हुआ, फ्रीक्वेंसी 120, ये आपके पास 4 आ गया। आपका आंसर 480 मीटर पर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। सो योर आंसर इज 480 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल। जस्ट यहाँ देखें कि जो फेज डिफरेंस है 90 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा बाय 4 को। तो लैम्डा 4 अगर आपका 1 मीटर है तो लैम्डा यहाँ से 4 मीटर हो जाएगा। v इज इक्वल एफ लैम्डा, आंसर आपका बीटा यानी 480 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी 12। ये अभी बात हम कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज वी। फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स कर दें सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है जो स्पीड ऑफ साउंड है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आंसर इज अल्फा, डेट विल रिमेन सेम, यानी कि स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 जी, द स्पीड ऑफ द वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज 960 मीटर पर सेकंड। आपको 3600 वेव्स जो है वो गिवन है, इन 1 मिनट वेवलेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन 13 जो है इट इज आल्सो वेरी सिंपल। अच्छा 13 में गौर करो तो हमें फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकंड। यहाँ नंबर ऑफ वेव्स कितनी बता रहा है, 3600, लेकिन वो पर मिनट कह रहा है। अगर आप गौर से देखें पर मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड हो गई, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज गिवन है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आ जाएगी, 60 हर्ट्ज। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 3600 वेव्स पर मिनट कह रहा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकंड। तो यहाँ चूंकि मिनट गिवन था तो 1 मिनट की जगह मैंने 60 लिख दिया, तो आंसर आपका 60 भी आ गया। अच्छा आप देखो इसमें जो है वो 960 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड गिवन है। क्या फाइंड करना है जी, यहाँ से वेवलेंथ फाइंड करनी है। डेट इज वेरी सिंपल। वेवलेंथ जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से जी, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ हो जाएगा, और v जो है वो 960 डिवाइडेड बाई 60, तो इसका आंसर जो है वो 16 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज सिंपल वन। सो इसमें आंसर आपका डेल्टा। नेक्स्ट जी 14 में आपसे कह रहा है 2 साउंड वेव है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस 60 किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी हम कह रहे थे फेज डिफरेंस 90 लैम्डा बाय 4 होता है। 60 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक दफा सारा लिख लेते हैं। अगर 360 फेज हो तो वो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 हो तो इसका मतलब होगा लैम्डा बाय 2, 90 हो तो हम कहेंगे लैम्डा बाय 4, अगर 60 होगा तो ये लैम्डा बाय किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को रिप्रेजेंट करेगा। 60 होगा तो लैम्डा बाय 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो है इसमें जो है वो अप टू स्वान आगे 45 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 30 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आपका बीटा बनेगा, यानी लैम्डा बाय 6 बनेगा। 15 जी वाटर वेव्स आर, वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। आपने ना मैट्रिकुलेशन लेवल पे एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था जिसको हम रिपल टैंक बोलते थे। तो रिपल टैंक कैन प्रोड्यूस बोथ वेव्स, लॉन्गिट्यूडल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स इन द वाटर सरफेस। तो वाटर वेव्स जो हैं दोनों तरह की हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी। आंसर इज चार्ली। 16 जो है दैट इज आल्सो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। अ मीडियम कैन कैरी अ लॉन्गिट्यूडल वेव बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। सो जो है उसको इजीली क्यों आगे जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल, ट्रांसवर्स वेव जो है वो एप्रिशिएबल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती इन द रिजिड मीडियम, लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं डेट कैन कवर एप्रिशिएबल डिस्टेंस थ्रू डेंसर मीडियम। रीजन चूँकि डेंसर मीडियम में एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। सो उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो क्या करती है, मीडियम के पार्टिकल्स की वो एनर्जी को जो है आगे ट्रांसमिट कर सकती है इजीली। सो इसलिए आंसर आपका बनेगा डेल्टा। 17 जी एक्स रेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसवर्स वेव। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें विजिबल पोर्शन है, एक्स रेज है, गामा रेज है, वो सारी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स। सो साउंड जो है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडल है, इसलिए आंसर आपका डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन 17 का ये बहुत सिंपल है जी। नेक्स्ट 18 देखें।
A traveling wave passes a point of observation. At this point, the time interval between successive crusts is 0.2 सेकंड. फ्रीक्वेंसी बताएं. 18 तो बहुत सिंपल है. अब देखो क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, सक्सेसिव जो क्रस्ट होती हैं, इनको हम कहते हैं इक्वल टू वन वेवलेंथ. एंड द टाइम टेकन बाय इट जो है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड. सो यहाँ टाइम पीरियड आपको जो है वो डायरेक्टली बता दिए 0.2 सेकंड. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, डेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो ये आपके पास 1/0.2, 0.2 मतलब 10/2. आंसर आपका 5 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. इसमें आपसे फ्रीक्वेंसी ही पूछी हुई है, तो सिंपल आपका आंसर जो है यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी 5 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल है. यहाँ डायरेक्टली आपको क्रस्ट से क्रस्ट, देखिए वन क्रस्ट से अदर क्रस्ट तक का जाने का डिस्टेंस वन वेवलेंथ होता है. एंड द टाइम टेकन बाय टू कवर वन वेवलेंथ, वो टाइम पीरियड होता है, वो आपको उसने बताया हुआ 0.2 सेकंड. इसलिए आंसर आपका 5 हर्ट्ज आ जाएगा. 19 जो है ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में पढ़ा था. अगर कोई वेव रेयर मीडियम से आती हुई किसी डेंसर मीडियम से इनकाउंटर करती है तो 180 का फेज शिफ्ट आता है. तो 180 को हम पाई भी कह सकते हैं. तो इसमें आंसर आपका बीटा है. 20 जी. In phase difference between the two waves is 2 pi during superposition, the resultant amplitude is. अच्छा, अब इसमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो आपने पढ़ा था. और इसमें चूंकि फेज डिफरेंस आपका दिया हुआ 2 पाई सुपरपोजिशन में, 2 पाई जो है वो हम कह रहे हैं लैम्डा बाय 2 को. अभी बात की है फेज डिफरेंस लैम्डा बाय 2, ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो अगर पाथ डिफरेंस जो है वो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाता था. जैसे कि जी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो हम कहते थे कि उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है होगा. तो इफ द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, तो उसमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है. जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एज रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा. इसमें आंसर आपका मैक्सिमम आएगा अल्फा. 21 जी. इंफॉर्मेशन ये बेस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, ये मैंने आपसे शेयर भी किया था. इंटेंसिटी जो होती है इसका एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है. तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर होती है. यहाँ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछी हुई है, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा. सो A1 एम्पलीट्यूड ओवर A2 एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू I1 इंटेंसिटी ओवर I2 इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी की रेशो गिवन है 1/16, तो आपका आंसर 1/4 आ जाएगा. तो ये वाला रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंटेंसिटी याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर फॉर वेव्स. और ये लाइट में भी, लाइट के यूनिट में भी जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल है, वहाँ भी काम आएगा. तो आंसर इज चार्ली. 22nd में जी, व्हेन द वेव प्रोपोगेट व्हाट इज ट्रू अबाउट द पॉइंट P and C इन द फिगर बिलो. P and C. अच्छा, इन फेज और आउट ऑफ फेज हमने ना डिटेल से डिस्कस किए थे. और इसमें जी अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट्स गिवन है इनको ड्रॉ करूँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है. कौन सा पॉइंट, C और P. सो C और P. अच्छा, अब देखो C और P जो है इसके बारे में गौर से देखें तो ये आउट ऑफ फेज है. इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम नहीं है. इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है. जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो पॉइंट P कहीं इधर आ चुका होगा. अब डायरेक्शन तो सेम हो जाएगी लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम नहीं होगा. इसका मतलब ये हुआ ये कभी भी एक दूसरे के इन फेज नहीं आ सकेंगे. क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा तो डायरेक्शन डिफरेंट होगी, अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा. इन फेज होने के लिए दो पॉइंट्स का क्या ज़रूरी है, दो नेसेसरी कंडीशन ज़रूरी थी. डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होनी चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन भी सेम होना चाहिए. सो इनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन भी डिफरेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है. इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं है. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो जाएगी तो वो फिर इनका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं होगी, तो किसी भी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के इन फेज नहीं आएंगे. इसलिए आपका बेस्ट आंसर जो है वो बनेगा चार्ली. दे आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज विद ईच अदर. वो दोनों हमेशा एक दूसरे के आउट ऑफ फेज आएंगे. 23 जी. टू ट्यूनिंग फोक्स जो हैं कहता है साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस्ड 4 बीट्स पर सेकंड. और इसमें सिंपल है जी, इसमें हमने जस्ट बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है.
एंड यू विल गेट द आंसर। 23rd जो है बीट फ्रीक्वेंसी होती है एफ बी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, और यहाँ आपको जो बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है कह रहा है 4 बीट्स पर सेकंड, और एफ ए जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर एफ बी जो गिवन है वो कह रहा है कितना, डेट इज 256। तो यहाँ से एफ ए जो है वो क्या हो जाएगा 4 प्लस 256, तो आपका आंसर जो है अदर जो है वो पूछा उसने वो 260 हर्ट्ज आ जाएगा। सो जस्ट बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है जस्ट इसको याद रखना है एज इन्फॉर्मेशन। बाय द वे बीट फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, साउंड वाला भी जो पोर्शन है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ इसको जो बेसिक्स हैं वो अगर रिवाइज कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट है जी, बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। चूंकि इसमें फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होती थी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसका आंसर कह सकते हैं 24 का डेल्टा। 25 भी बिल्कुल सिंपल है जी, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना होता था, लैम्डा बाय 4। दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। 25 का आंसर बीटा। नेक्स्ट जी 26 जो है इसमें विच ऑफ द प्रॉपर्टी मेक्स डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। इसका आंसर है बीटा, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। देखो प्रोग्रेसिव वेव्स होती थी जिसमें हम कहते थे दे मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और ज़ाहिर है वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो कैरी कर रही होती है, जबकि स्टेशनरी वेव में जो है एनर्जी बिटवीन द टू नोड जो है वो कन्फाइंड रहती है। ये हमने पढ़ा था, इसलिए उनको स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होगा वो किस वजह से होगा, एनर्जी की वजह से। तो आंसर इज 26 का आंसर आपका बीटा बनेगा, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। 27 जी, स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन। अब इसकी कंडीशन पूछी हुई है और वो हमने बेसिक्स में रिवाइज भी की थी। इसका आंसर डेफिनेटली अल्फा ही होगा। टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसमें बेस्ट आंसर जो है वो अल्फा ही बनेगा। बीटा, चार्ली और डेल्टा आंसर नहीं बन सकते, अल्फा ही आंसर है जी। और इसमें देखो ना बीटा में कह रहा है टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो इक्वल नो ये नहीं हो सकता। अगर नेक्स्ट देखें टू वेव्स ऑफ चार्ली में इक्वल वेवलेंथ एंड इक्वल फेज, ये भी ठीक नहीं है, तो आंसर फिर अल्फा ही बनेगा। 28 में इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स। अब इसमें जी अल्फा ऑप्शन है एट रेस्ट एट द सेम टाइम ट्वाइस इन एवरी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो इसमें आंसर जो है वो आपका बनेगा अल्फा। और स्टेशनरी वेव में देखो जी पार्टिकल जो है 2 दफ़ा एक टोटल टाइम पीरियड में जो है वो रेस्ट पोजीशन पे आएंगे। कैसे, देखो स्टेशनरी वेव्स में अगर लेट्स से मैं लूप 2 बनाता हूँ ना, फिर ये 1 वेवलेंथ बनती है, जो कि नोड में डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या होता था, लैम्डा बाय 2। यहाँ भी डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाय 2, तो टोटल 1 वेवलेंथ बनेगी। तो ये टोटल वेवलेंथ बनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेट से यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ आए, ये मेन पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे एक दफ़ा आ गए, ऐसे ही है। इस वेव ने दूसरी तरफ जाना है और फिर वापस आना है, रेस्ट पोजीशन पे कितनी दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए। इसका मतलब ये हुआ फिर वेव कंप्लीट होगी। तो इस रेस्ट पोजीशन से ये 2 दफ़ा जो है वो क्रॉस करना है इसने। इसे देखें, इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन जो है यहाँ से इसने इधर आना है, एक दफ़ा रेस्ट पोजीशन से गुजरे, फिर वापस इससे ट्राई करके दोबारा आना है, तो रेस्ट पोजीशन से दूसरी दफ़ा गुजरे। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आपका जो है वो अल्फा है। एट रेस्ट एट द सेम टाइम जो है वो ट्वाइस इन एवरी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इन 1 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो 1 वेवलेंथ जो है ज़ाहिर है ये 1 टाइम पीरियड जो है वो के इक्वल होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 वेवलेंथ जो है 1 टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो जब ये स्टेशनरी में ट्रेवल कर रही होती है तो इसकी मोशन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। सो बार बार ये अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है। इसका मतलब है यहाँ पर जो है ये सेंटर, इसको अगर हम रेस्ट पोजिशन कह लें तो यहाँ से उसने 2 टाइम्स गुजरना है, एक 1 वाइब्रेशन में। सो इसका मतलब आंसर है आपका अल्फा। 29 जी, ये न्यूमेरिकल है एंड दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। और इसमें जी इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि यहाँ डायरेक्टली हमें वेवलेंथ नहीं गिवन। 29 में स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
कहते हैं जी कि फार्म्ड इन अ मीडियम विच इज साउंड 1200 मीटर पर सेकंड, आपको स्पीड बता दी 1200 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। वेवलेंथ होती है v ओवर एफ। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ वेवलेंथ कैलकुलेट की होगी इसी फॉर्मूले से। सो 1200 डिवाइडेड बाय 300, वेरी सिंपल, आपका आंसर आ गया 4 मीटर। तो आपकी जो वेवलेंथ है उसका आंसर आपके पास कितना आया, 4 मीटर। ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। अगर गौर करें तो आपको स्टेटमेंट में उसने क्या पूछा है, इसको अगर दोबारा अगर और से पढ़ें तो एंड वाली लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड नेबरिंग एंटी नोड। और इसका मतलब उसने वेवलेंथ नहीं पूछी थी, उसने डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड पूछा था, और वो कितना होता है लैम्डा बाय 4, ये हमें असल में फाइंड करना था। तो लैम्डा बाय 4, वेवलेंथ कितनी आई है 4 मीटर, 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आपका 1 मीटर होगा। जो कि हमें डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड फाइंड करना था, वेवलेंथ नहीं फाइंड करनी थी। तो इसका आंसर डेल्टा नहीं है। इस साल 29 का आंसर अल्फा बनेगा 1 मीटर। 30 में जी एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव, स्टेशनरी वेव जो है वो उसमें हम कहते हैं एनर्जी बिटवीन द टू नोड्स जो है वो कन्फाइंड रहती है, इसलिए आंसर अल्फा है। अच्छा जी 31 जो है इसका इन स्टेशनरी वेव आपकी बुक में भी क्वेश्चन गिवन है। इसका आंसर है जी एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नोड्स। जो एनर्जी है बिटवीन द टू नोड्स है वो हम कहते हैं यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव्स क्योंकि एनर्जी बिटवीन द टू नोड्स जो है वो कन्फाइंड रहती है, और एनर्जी जो है वो नोड पे मिनिमम, और कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है, अगर आप याद रखें कि ये जो नोड है यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो नोड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, ज़ीरो या मिनिमम कह लें, ठीक हो गया। और जो एंटी नोड्स होंगे वहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि उसने ना पोटेंशियल एनर्जी का है ना काइनेटिक एनर्जी का है, सिर्फ एनर्जी का है। तो एनर्जी जो है वो बिटवीन द टू नोड्स जो है वो क्या रहती है, कन्फाइंड। तो एनर्जी बिटवीन द टू नोड्स जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टू ऑल द पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका आंसर जो है वो कहेंगे अल्फा एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पूछ रहा होता, फिर आंसर हम बीटा या चार्ली में से सिलेक्ट कर सकते थे। अच्छा अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट में जो है 32, क्वेश्चन नंबर 32, डेट इज आल्सो सिंपल वन। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, डायग्राम की बजाय 32 वाला क्वेश्चन जो है आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला, nth फॉर्मूला 2L/n इन केस ऑफ स्ट्रिंग। अब आपको कितने सेगमेंट्स में कह रहा है, 2 सेगमेंट्स में। तो जब ये 2 सेगमेंट्स में जो है वो मूव कर रही होगी स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग जो है, तो 2L/n की वैल्यू 2 पुट की, 2 से कैंसिल आउट, तो आंसर लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो 32 में आंसर जो है वो बीटा आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी। इसमें कह रहा है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। अगर लेंथ को हम 1/4 रिड्यूस कर दें, कीपिंग द टेंशन जो है वो अनचेंज, तो ये बताएं फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हो जाएगी। 33 क्वेश्चन जी। अच्छा इसका प्रॉपर फार्मूला, टोटल फार्मूला जो है वो लिखते हैं। वो टोटल फार्मूला इसका क्या था, Fn इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F/m। ये इसका जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लेट से क्या है, ठीक है जी। अच्छा इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर हम टेंशन इन द स्ट्रिंग और लीनियर मास डेंसिटी जो है मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लेंथ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है आप लेंथ को 1/4 टाइम्स करेंगे, जो कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, अगर आप इसको 1/4 टाइम्स करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी 4 टाइम्स बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वो लेंथ को कह रहा है कि 1/4 टाइम्स रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करोगे तो फ्रीक्वेंसी ज़रा बढ़ जाएगी। तो पहले फ्रीक्वेंसी आपको कितनी बताई हुई है यहाँ पर, 256। सो ये आपका जो है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1024 हर्ट्ज हो जाएगी, 4 टाइम्स उसमें इंक्रीज आ जाएगा। अगर लेंथ को आप 1/4 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा आंसर बनेगा। 34 is also very simple जी। Stationary waves से related है। Standing waves are produced in 10 meter long stretch string
इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स एंड वेव वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है। स्ट्रिंग से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा ज़ाहिर आपने nth फार्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। 34 में फार्मूला Fn इज इक्वल टू NV/2L। आपने 5 F5 को फाइंड करना है, चूँकि n की वैल्यू आपको 5 बताई हुई है। V जो है वो आपको बताया हुआ 20, जस्ट आपने वैल्यू पुट कर दें 2। लेंथ ऑफ द वायर जो है वो 10 मीटर बताई हुई है, तो सिंपल है जी, यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। सिंपल 5 हर्ट्ज आपका आंसर है। सो इसमें जी 34 में बीटा आंसर है। तो बहुत सिंपल, आई थिंक ये सारे न्यूमेरिकल गिवन है जितने भी स्टेशनरी वेव से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन 35, और ये भी मैं बता दूं कि एमडी कैट में इसी तरह के आते हैं, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो इतना ही होता है, इससे अबव जो है वो आने के कोई कभी कभार को चांस है, एक दो न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट लेवल के अगर आ जाएं, तो अदरवाइज जो है इसी तरह के आते हैं जी। 35 में द वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एज बोथ एंड्स। सबसे पहले जो है ये देखें कि वो स्ट्रिंग की बात करें, जो दोनों एंड से जो है वो टाइड है, 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी गिवन है। द स्ट्रिंग फॉर्म स्टैंडिंग वेव नोड पार्ट। अच्छा, यहाँ भी देखो, इस वाले क्वेश्चन में भी एग्जामिनर असल में ज़्यादातर ट्रैप करने की कोशिश करता है इसी तरह के क्वेश्चंस में। और इस टेस्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए ताकि ये टाइप आपको याद हो जाए, और ये पास्ट पेपर पे भी सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 35 में देखो कि आपको डायरेक्टली वेवलेंथ नहीं गिवन, आपको कहा है कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन नोड कितना होता है, λ/2, डेट इज 5 सेंटीमीटर। तो लैम्डा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। तो आपको डायरेक्टली वेवलेंथ नहीं बताई हुई, आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स गिवन है, डेट इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड क्या करना आपने, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है जी, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से वो आपकी जो है इसमें आपको गिवन क्या क्या था जी, हाँ स्पीड गिवन है। हाँ, तो डायरेक्ट आप फाइंड कर लेंगे v इज इक्वल टू एफ ओवर लैम्डा, v ओवर लैम्डा सॉरी। तो v जो है वो आपको कितना बताया हुआ है, डेट इज 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 0.1। तो ये आपके पास 20 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। डेट इज सो सिंपल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इज बीटा। 36 में अगर गौर करें तो इसका फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें कहता है इन वाइब्रेशन, इफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है इज आर टू बी इंक्रीज बाय फैक्टर 2, यानी वाइब्रेशन मीन फ्रीक्वेंसी। कहता है फ्रीक्वेंसी हमें अगर 2 टाइम्स करनी हो, डबल करनी हो, तो टेंशन को किस तरह से आप जो है वो डील करेंगे। सो डेट इज वेरी सिंपल जी। 36 में चूंकि हमें पता है कि सिंस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 1/2L अंडर रूट एफ ओवर एम होती, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेट से बात कर लें, तो यहाँ से अगर आप गौर करो तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन है। इसका मतलब है कि अगर हम टेंशन इसको जो है इसको डबल करना चाह रहे हैं तो इसको हमें कितना टाइम करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। अगर हम इसको बढ़ा दें, जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है 2, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर क्या हो जाएगी, वो 2 टाइम्स हो जाएगी। सो अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हैं तो टेंशन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें आंसर आपका बीटा है 4 टाइम्स। 37 जी, 37 में कहते हैं 4 वायर्स आइडेंटिकल लेंथ डायमीटर सेम मटेरियल, और कह रहा है जी आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर वायर इफ द देयर टेंशंस 1, 4, 9, 16 है, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी भी हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो आपको टेंशंस गिवन है तो जस्ट उनका स्क्वायर रूट लेते जाएं, आपके पास फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी। तो आपको जो है वो गिवन क्या है, 1/4/9/16। स्क्वायर रूट 1 का लेंगे 1 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वो 4 का लेंगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 9 का सॉरी स्क्वायर रूट में 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो है आंसर सिंपल जो है वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इसमें आंसर आपका डेल्टा बनेगा। 38 जो है वो हमने डिस्कस किया था इसको, कि जो हमारे पास स्ट्रिंग का केस है उसमें नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो एंटी नोड से हमेशा एक ज़्यादा होता है। तो उसमें हम कोई भी लूप ड्रॉ कर लें, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी इन केस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डिस्कस कर लें। लेट्स से कि फर्स्ट लूप में, उसके बाद हम सेकंड लूप बना लेते हैं, 2 लूप बना लेते हैं, 3 लूप बना लें। यहाँ अगर देखें तो 2 नोड हैं, एक एंटी नोड है, यहाँ पर 1, 2, 3 नोड हैं
और 2 एंटी नोड हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के केस में जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो एंटी नोड से हमेशा एक ज़्यादा होता है। एक और चीज़ देखो, यहाँ जितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे वो उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग का केस में, स्ट्रिंग के केस में ऐसा होता है। अब चूंकि वो सेवंथ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, सेवंथ हार्मोनिक का मतलब होगा एंटी नोड्स कितने होंगे 7, लेकिन नोड कितने होंगे, एंटी नोड प्लस 1 वो 8 हो जाएंगे। तो इसमें नोड जो है वो आपके पास वो 8 होंगे, जबकि एंटी नोड जो है वो आपके पास 7 होंगे। सो आपका आंसर जो है वो क्या बनेगा यहाँ पर 8 और 7। ठीक हो गया। तो याद रखना है जो स्ट्रिंग का केस होता है उसमें नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो एंटी नोड्स एक ज्यादा होता है। बाकी गौर करें तो अगर एक लूप बनेगा एक एंटी नोड है, 2 लूप बनेंगे 2 एंटी नोड है। तो जितने लूप बढ़ते जाते हैं उतने एंटी नोड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है जी इसमें अल्फा। 39, if you set up the ninth harmonic on a string fixed as both ends, its frequency compared to seventh harmonic, देखो जी जो जो हार्मोनिक बढ़ता जा रहा है, हार्मोनिक्स बढ़ती हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। ये मैंने आपको वेवलेंथ कैनथ फॉर्मूला में भी बताया था कि जो जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बढ़ती जाती हैं फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जाती है। वेवलेंथ में हमने कहा था ये 2L/n फार्मूला होता है और Fn जो है उसका फार्मूला NV/2L है। तो इसमें देखें एफ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, जबकि यहाँ लैम्डा एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। तो जो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। सो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने से हार्मोनिक्स बढ़ेंगी, हार्मोनिक बढ़ती हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। इसमें आंसर 39 में कहता है नाइन्थ हार्मोनिक और ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इट्स फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू सेवंथ हार्मोनिक। तो नाइन्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर है 7 से ज़्यादा ही होगी, लेकिन वेवलेंथ कम होगी। इसमें आंसर 39 का अल्फा यानी हायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40, a tube is closed at one end and containing air is excited if it produce the fundamental note of 512 hertz। और ये सिंपल है जी, इसमें जो है हमने रिलेशनशिप पढ़ा था 40 क्वेश्चन नंबर 40 में। एफ ओपन जो होता है वो अगर हम रेशो लेते हैं ओपन टू क्लोज ऑर्गन पाइप तो वो आती थी 2। तो एफ ओपन की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ एफ क्लोज होनी चाहिए। तो एफ क्लोज की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी बताई हुई है 512, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1024 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। जस्ट ये ओपन टू ऑर्गन पाइप टू क्लोज ऑर्गन पाइप जो है इसकी रेशो आपको पता होनी चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर्स। आंसर है जी अल्फा। 41 जी, हाँ इसमें कह रहा है क्लोज्ड पाइप है एंड ओपन पाइप हैव देयर फर्स्ट ओवरटोन आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी। तो रेशो बतानी है। 41 जरा डिटेल से कर लेते हैं, जो कि ओवरटोन का क्वेश्चन भी है। ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन में हमें पता है कि फॉर्मूला होता है Fn इज इक्वल टू NV/2L। इसमें nth फॉर्मूला होता है NV/4L। इसमें हम जो है वो n की वैल्यूज लेते हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसमें लेते हैं n की वैल्यू 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। उसने कहा है यहाँ कौन सी ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मैंने कहा था कि पहली जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ये फंडामेंटल है, तो इसकी फर्स्ट ओवरटोन जो है फर्स्ट ओवरटोन बनेगी n2 के ऊपर। इसकी फर्स्ट ओवरटोन जो है ये बनेगी n इज इक्वल टू 3 के ऊपर। इसका मतलब है कि इसकी जो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, तो वो 2V/2L आ जाएगी। n की वैल्यू 2 लेनी है। इसकी जो सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवर जो टोन बनेगी वो 3 पे बनेगी, तो वो आपके पास 3V/4L आ जाएगी। चूँकि मैंने n की वैल्यू 3 रखनी है फर्स्ट ओवर टोन के लिए, चूँकि ये दोनों कह रहे हैं आइडेंटिकल है, मैच कर जाती हैं f, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब रेशो किसकी लेनी है आपने, कहता है ये देन आप ये बताएं द रेशो ऑफ लेंस जो है, इसको लेट से के नाम बता लेते हैं। अब रेशो पहले कौन सा पाइप दिया ना, क्लोज्ड ऑर्गन एंड ओपन ऑर्गन, तो क्लोज वाला पहले पाइप गिवन है तो इसलिए मैं इसको आप L1 कह लेता हूँ। इसको चलें आप इस तरह कर लें, इसको LC कह दें क्लोज ऑर्गन, इसको कह दें L ओपन। तो हमें असल में रेशो बतानी है L क्लोज टू L ओपन। सो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी 2V/4L।
2L नॉट इज इक्वल टू हम कह देंगे 3V ओवर L क्लोज ऑर्गन पाइप। V से वैसे कैंसिल आउट कर दें, ये 2 से भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो है ये 4 भी आएगा सॉरी साथ, तो आपके पास ये L क्लोज टू L ओपन जो है वो क्या बनेगा 3/4, यानी आपका आंसर 3:4 आना चाहिए। तो योर आंसर इज 3:4। इसमें जो आंसर है वो बीटा आंसर गिवन होगा। अच्छा अब देखो कि इसमें जो है वो सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके अलावा बाकी सारी ओवरटोन्स होती हैं। इसकी फर्स्ट ओवरटोन n इज इक्वल टू 2 पे होगी, जबकि इसकी फर्स्ट ओवरटोन n इज इक्वल टू 3 पे होगी। इसकी सेकंड ओवरटोन 3 पे होगी, जबकि इसकी सेकंड ओवरटोन 5 पे होगी। तो n की वैल्यू जो है वो आपने वाइजली यहाँ लेनी है। किस केस में? क्लोज्ड ऑर्गन वाले केस में, जो कि इसमें हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स गिवन होती हैं 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। सो इसमें आंसर आपका 3:4 बनेगा जी। 42 जी, इन एन एयर कॉलम इन अ पाइप जो है विच इज क्लोज्ड एट वन एंड से क्लोज है, और इसमें कह रहे हैं जी कि आपने लेंथ ऑफ द एयर कॉलम जो है वो फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अच्छा जी 42 जो है इसमें कह रहा है कि आपके पास पाइप कौन सा है, क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हम एफ एन इज इक्वल टू लेते हैं एन वी ओवर 4L। ठीक हो गया जी। अच्छा आप देखें, कहता है एयर कॉलम विच इज क्लोज्ड एट वन एंड विल बी रेजोनेट विद द वाइब्रेटिंग बॉडी 166 हर्ट्ज इफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम जो है, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम हमें बतानी है, स्पीड ऑफ साउंड भी हमें गिवन है, यानी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो मैं इसको F1 ही ले लेता हूँ, एन की वैल्यू जो है वो 1 ही रख लें, तो ये V ओवर क्या हो जाएगा 4L। ये आपको फ्रीक्वेंसी आपको बताई हुई है कितनी है 166। V जो है स्पीड वो बताई है 332 डिवाइडेड बाय 4L। मुझे यहाँ से असल में लेंथ फाइंड करनी है, तो 332 डिवाइडेड बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा तो गौर करें कि 166 जो है 332 का डबल नहीं है, तो ये 2/4 आ जाएगा। 2/4 मीन 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5 मीटर, तो आंसर आपके पास 0.5 आ जाएगा। सो इसमें आपका आंसर बनेगा डेल्टा यानी 0.5 मीटर लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी 43, इफ द लेंथ ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है। ये भी वन एंड से क्लोज कह रहा है, इसमें भी यही फार्मूला 43 में यूज करेंगे, एन वी ओवर 4L ही यहाँ फार्मूला यूज होगा, जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। तो इसमें कह रहा है जी आपने फाइंड क्या करना है फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। इसमें जो को ऑर्गन पाइप की लेंथ 1 बताई हुई है, साउंड जो है वो 330 बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड नोट, तो एन की वैल्यू जो है वो यहाँ क्या है 3। अब यहाँ जब गौर करें कि चूंकि ये हमारे पास क्लोज ऑर्गन वाला पाइप है, तो 1, 3, 5, 7 ये है ना, तो सेकंड के लिए हमें एन की वैल्यू क्या रखनी है 3 रखनी है। तो सेकंड के लिए एन की वैल्यू 3, वी जो है वो हमें क्या गिवन है यहाँ पर 330, मैं इसको 330 पुट कर दूंगा, 4 मल्टीपल लेंथ कितनी बताई है 1 मीटर। तो डेट्स इट जी, आगे उसने सॉल्व भी नहीं किया हुआ, तो इसी तरह से आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आपका 4 ही बनेगा, 3/4 इंटू 330। 44 जी, फंडामेंटल नोड जो है ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। 44 जो है इसमें जो थर्ड टाइम अभी इस डिस्कशन में आ गया जी, जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो रेशो बनती है ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन की, तो ये 2 टाइम्स होगा F, तो आंसर आपका बनेगा बीटा, 2 टाइम्स ऑफ द क्लोज्ड। नेक्स्ट 45 जी, 45 वाले क्वेश्चन में हमें 2 पाइप कह रहा है P1 और P2। अगर आप स्टेटमेंट गौर से पढ़ें तो P1 जो है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, जबकि P2 ओपन ऑर्गन पाइप है। अगर क्लोज्ड ऑर्गन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी NV ओवर 4L, इसके nth फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा NV ओवर 2L। अच्छा इसमें जो है वो हम ले रहे होते थे जो n की वैल्यूज है 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू 1, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 1। अच्छा अब लेनी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कहता है क्लोज ऑर्गन पाइप जो है उसकी आपने फर्स्ट ओवरटोन लेनी है, तो इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है वो 3 पे होगी, जबकि ओपन ऑर्गन में कहता है थर्ड ओवरटोन लेनी है। तो इसको छोड़ दें, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये थर्ड ओवरटोन,
तो इसकी ये थर्ड ओवरटोन हमें लेनी है फ्रीक्वेंसी, इसकी हमें फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो है वो आएगी एन वी ओवर 4L। एन कितना, हम क्या, एन की वैल्यू क्या लेनी है, 3 फर्स्ट ओवरटोन के लिए, तो ये आपके पास 3 आ जाएगी। 3V ओवर क्या बन गया ये 4L। एल क्या कह देंगे, क्लोज। यहाँ हमें थर्ड ओवरटोन लेनी है एफ ओपन वाले पाइप के लिए, तो P2 वाला पाइप जो है वो एफ ओपन वाला जो है उसमें हमें एन की वैल्यू क्या लेनी है, 4V ओवर 2L हो जाएगा। और ये आपके पास L कौन सा आ गया, ओपन, जो कि वो कह रहा है रेजोनेट कर दे। रेजोनेंस का मतलब है इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है इसकी थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, यानी क्लोज वाले पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओपन वाले पाइप की फ्रीक्वेंसी के साथ थर्ड ओवरटोन इसकी फर्स्ट ओवरटोन के साथ मैच कर गई। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो अच्छा, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये ऊपर जो है वो 2 रह जाएगा और नीचे जो है वो 2 खत्म हो जाएगा, 4/2 जो है। अब हमें जो है इन दोनों को इक्वेट कर देना है, तो 3V ओवर क्या हो जाए, बल्कि इसको यूं कर लेते हैं, 2V ओवर L नॉट इज इक्वल टू 3V ओवर 4LC। सो VV से कैंसिल आउट। हमें असल में बताना क्या था यहाँ पर, पाइप P1 से P2 की रेशो, P1 टू P2, इसका मतलब L क्लोज डिवाइडेड बाय L ओपन वाले की फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/8। इसका मतलब आंसर आपके पास 3/8 आएगा। तो 45 वाले का आंसर 3/8 है। जहाँ भी वर्ड रेजोनेंस आ जाए, रेजोनेंस का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई। तो जो P2 वाला पाइप था जो कि ओपन ऑर्गन था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है थर्ड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके साथ मैच कर गई, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आप इसको जो कि फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड हाफ की कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, ये जो कि थर्ड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन का मतलब है यहाँ पर कौन सी, F4 होगी। तो इसकी F2 इस F4 से मैच कर गई है, यानी रेजोनेंट। रेजोनेंट का मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट ही आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, 46 है। रेजोनेंस जो है वो कहता है एयर कॉलम क्लोज्ड एट 120 सेंटीमीटर रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोक का 250V फाइंड करना है। तो इसमें जी क्लोज एट 146 जो है, ये भी पाइप जो है वो कौन सा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो जब ओपन एट वन एंड कहे या क्लोज एट वन एंड कहे, उसका मतलब यही बनेगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो फॉर्मूला होगा NV ओवर 4L। सो इसमें कहता है जी कि इसमें 20 सेंटीमीटर लेंथ आपको बताई हुई है ट्यूनिंग फोक की, और फ्रीक्वेंसी 250 है। स्पीड आपने जो है वो यहाँ पर बतानी है, उसकी स्पीड क्या होगी। सो 20 सेंटीमीटर मतलब लेंथ जो है वो हम 0.2 पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज के लिए जो है F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर 4L। जस्ट वैल्यूज पुट करें, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी बताई हुई है 250, V यानी स्पीड हमें फाइंड करनी है 4, लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 10, ये इसे कैंसिल आउट, आपका आंसर 200 मीटर पर सेकंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर क्या बनेगा, 200 मीटर पर सेकंड जो है। सो इसमें जो है वो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। 47 भी कुछ इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन है जी। लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 1.5 मीटर, वेलोसिटी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड नोड फाइंड करनी है, यानी कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही है 47 में भी, और सेकंड जो हार्मोनिक है उसमें कहता है n की वैल्यू जो है वो 2 है, सेकंड, और सेकंड नोट कह रहा है, v आपको 330 गिवन है। तो इसमें जो कि हमने अगर गौर से देखना है, सॉरी इसमें n की वैल्यू 2 नहीं लेनी, चूँकि क्लोज ऑर्गन है तो 1 3 5 7 9 ये अंग होती है ना क्लोज ऑर्गन में। तो सेकंड नोट कह रहा है तो n की वैल्यू हमें यहाँ 3 लेनी है। अच्छा, अब देखो कि हमें यहाँ पर यानी सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दैट इज 3V ओवर क्या हो जाएगा 4L इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। 3 स्पीड की वैल्यू आपको कितनी बताई हुई है यहाँ पर, दैट इज 330 डिवाइडेड बाय 4, लेंथ आपको बताइए 1.5, तो यहाँ 1.5 पुट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 1.5 जो है 3/2 भी होता है, तो ये आपके पास जो है वो 6 हो जाएगा टोटल। तो 3
30 डिवाइड बाय नीचे 1.5 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। ये आपके पास 2 आ गया। अब 330 का आपने जो है वो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6, 165 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चार्ली आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट जी 48 क्वेश्चन जो है कहता है डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा डेल्टा आंसर है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू लिसनर जो है डॉपलर शिफ्ट जो है ये डिपेंड नहीं करती बिटवीन द जो है वो सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस पे जो है वो डिपेंड नहीं करती डॉपलर शिफ्ट। तो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 49 जी सोर्स। अब आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है ज़्यादातर। तो 49 में कहता है सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 साइकिल्स पर सेकंड इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले करना है ये आपने, जब भी डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, आपने सबसे पहले फॉर्मूला डिसाइड करना कौन सा लगाना है। जी 49 से ऑनवर्ड जो है अब आपके ज़्यादा डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। 49 में कह रहा है सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 450 साइकिल्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो मैं फॉरन जो है सोर्स चूंकि ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा V/V माइनस US इंटू एफ। अच्छा जी, अब देखो कि 49 में उसने हमें फ्रीक्वेंसी 450 साइकिल्स बताई हुई है, 34 उसकी स्पीड है और आपने जो है वो जस्ट उसको कैलकुलेट करना है। तो देखें इसमें जो है वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। V जो है वो आपको कितना बताया हुआ है, डेट इज 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस US की वैल्यू जो है वो आपको बताई हुई है जस्ट 34 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 450 साइकिल्स पर सेकंड बताई हुई है। तो साइकिल्स पर सेकंड में आंसर गिवन है, तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करूँगा तो मैं इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी नीचे जो है 340 में से अगर मैं 34 माइनस करता हूँ तो नीचे जो बचेगा वो 306 बचेगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास 450। ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं जो है इसको कैलकुलेट करूँ, अप्रॉक्सीमेशन या मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करूँ ताकि जल्दी मेरा आंसर आए, तो मैं यहाँ पर जो है इसको लेट से अप्रॉक्सीमेटली जो है मैं इसको 300 कर लेता हूँ ताकि जल्दी मेरा आंसर वो बन जाए। चूँकि 3066 मैं इग्नोर करता हूँ, मैं तो कैलकुलेशन के लिए 0 से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 0 से कैंसिल आउट हो गया, ये 3 जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया 15। तो देखिए मैंने एक मूव किया, 306 की बजाय मैंने जस्ट जो है वो यहाँ क्या कर दिया, जहाँ पर जस्ट जो है वो 0 कर दिया, 300 कर दिया ताकि जल्दी आंसर आ जाए। तो ये जो है वो आपके पास अगर देखें तो आंसर जो है अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो 15 4 ज़ा 60 होता है, 6 आपका पास कैरी कर गया, 75 प्लस 6 जो है तो ये आपके पास जो है वो 500 के अराउंड आंसर आ जाएगा, फिर 510 के अराउंड आंसर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो नियरली जो है वो 500 साइकिल्स पर सेकंड के अराउंड आंसर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है वो आपका बनेगा जी यहाँ पर 500 साइकिल्स पर सेकंड चार्ली आंसर। तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, हमें आंसर प्रेडिक्ट करना है। तो मैं जहाँ जहाँ देखो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन वहाँ अप्लाई करता हूँ जहाँ कैलकुलेशन टफ होती है। तो नीचे जो है वो 306 था, अगर मैं 306 करके इसको कैलकुलेट करूँ, 3 से कट करूँगा, कैलकुलेशन करते करते आंसर आपका 500 ही आना है। लेकिन हम वहाँ टाइम क्यों वेस्ट करें, मैंने इसलिए मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया। ये 2 0 होने से जो है वो देखें फॉरन कैंसिल आउट होगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट जो है जी हमारे पास, अच्छा जी इसमें लैम्डा जो है वो प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस US ओवर वी वाला फार्मूला यूज करेंगे चूंकि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो वेवलेंथ के फार्मूले इसीलिए प्रैक्टिस किए थे हमने ताकि हम वक्त की ज़रूरत काम आ सकें। वी वैल्यू जो यहाँ हमें गिवन है वो है 330, तो 330 माइनस US गिवन है 60 ओवर वी भी जो है वो 330 मल्टीप्लाई, चूँकि आंसर मुझे सेंटीमीटर्स में गिवन है इसलिए मैं सेंटीमीटर में ही रखूँगा। तो ये यहाँ हमें 120 गिवन है, ये 100 से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब देखो कि मैं थोड़ा आसान करने के लिए जो है वो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना 33 की बजाय ना यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ 0, मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, ताकि जल्दी आंसर आ जाए मेरा। जल्दी आंसर के लिए सो डिनोमिनेटर में इसको 30 कर लूँगा ताकि जो है वो आंसर ऊपर 330 माइनस 60 करेंगे तो वो हो जाएगा 270।
तो अब देखो 270 और डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12, अब ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 4 12 से कैंसिल आउट हो गया, 27 मल्टीप्लाई 4 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 108। इसका मतलब है अगर मैंने चूँकि डिनोमिनेटर में जो है वो तीन जो है वो 33 से 3 कम किए थे, इसका मतलब है आंसर जो है वो आपका 100 के राउंड अबाउट आंसर आना चाहिए इन सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं कि आंसर 100 के राउंड अबाउट क्या है हमारे ऑप्शन में। आंसर इज यस 98 जो है वो सेंटीमीटर। कौन सा आंसर आएगा? अल्फा। सो इसमें जो कि डिनोमिनेटर से जो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन क्यों हम लगाते हैं, आप इसको और ज़्यादा भी देखें और इसको मॉडिफाई करके भी कर सकते हो। देखो मैंने तो यहाँ मेथड अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए, आप देखें 33 0 हो गया, ऊपर 273 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय जो है वो कितना ऊपर आ गया 12। अब 3 से अगर कैलकुलेट करेंगे काट इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4/11। अब 11 को जो है मैं अगर मैं 10 लिख लेता हूँ, यहाँ 11 आ रहा है ना, मैं इसको 10 लिख लेता हूँ, तो मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब चूंकि डिनोमिनेटर में आपने जो है वो वैल्यू जो है वो कम की है, 11 की जगह 10 कर दी, इसका मतलब है आपका आंसर कुछ थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा आएगी, तो 108 से आंसर कम होना चाहिए। तो वो कम वाला आंसर जो है वो कितना है, जो 100 के राउंड अबाउट होगा वो कितना है 98। सो हमारा आंसर है अल्फ़ा। आप इसकी कैलकुलेशन अगर डेसिमल्स में जाके भी मल्टीप्लाई करते हो, आप क्या करेंगे, 270 को जो है 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके 108 को किससे डिवाइड करोगे, 11 के साथ, ठीक है जी। 270 को 4 से मल्टीप्लाई करके 11 यानी 1080 को 11 से जो है वो आप डिवाइड करेंगे, तो ज़ाहिर फिर भी आंसर आपका 98 आ जाएगा आज कैलकुलेशन करके। लेकिन टाइम जो है वो भी ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, खासतौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये 51 जो है, इसमें कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हीसल ऑफ एन इंजन इज 600 साइकिल्स पर सेकंड इज मूविंग विद द स्पीड 30 टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो अब इसमें भी जो है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है 51 में, तो इसमें भी एफ प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा v/v माइनस US इंटू एफ। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दें इसमें भी। कहता है जी कि जो हमारे पास जो है इसमें, हाँ जी, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। 330 जो है उसकी में स्पीड टोटल गिवन है, डिवाइडेड बाय 330 माइनस US कितना गिवन है जी 30, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी गिवन है 600। तो बड़ा सिंपल है, देखो 330 में से 30 माइनस करेंगे ना, तो मैंने पहले ही वो क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया था कि इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि ये 300 बन जाना है, तो इंटू 600, ये 2 0 इससे कैंसिल आउट, तो आपका आंसर देखेंगे 3 2 6, इसका मतलब है 330 का डबल करना है, तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा 2 से कट गया, ठीक है जी। अब 3 2 6, 3 2 6, तो आपके पास 660 जो है वो हर्ट्ज आंसर आ जाना है, सिंपल जो है वो 660 हर्ट्ज आंसर है। तो इसमें जो है जो, सॉरी हर्ट्ज में नहीं, साइकिल्स पर सेकंड में, चूँकि फ्रीक्वेंसी हमें साइकिल्स पर सेकंड में गिवन है, तो CPS में साइकिल्स पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। 52 जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रांसमिट बोथ ट्रांसमिट एंड लॉन्गिट्यूडल वेव्स, ट्रांसमिट जो है वो कौन सा कर सकते हैं, सॉलिड्स जो हैं कैन ट्रांसमिट बोथ लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स वेव जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर तो नहीं करेंगी, लेकिन ट्रांसमिट ज़रूर हो जाती हैं। इसमें आंसर जो है वो आपका बनेगा अल्फ़ा। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स इन द रिजिड मीडियम, तो अल्फ़ा आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है जी 53 में, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, इसमें लाइट और जो साउंड वेव्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। 53 में आंसर जो है वो कौन सा बनेगा जी, डेल्टा बोथ A एंड C। 54 जो है, डेट इज आल्सो वेरी सिंपल, अ सोर्स ऑफ साउंड एमिट्स वेव विच फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज एंड v जो है स्पीड है, तो टू ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द 54। अगर देखें इसको गौर से, अगर आप पढ़े 54 वाला क्वेश्चन जो है, तो 54 जो है इसमें कहता है कि हमारे पास ये सोर्स है और दो ऑब्जर्वर जो हैं वो एक ही स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ये इससे अवे जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये इससे अवे जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कि दोनों ऑब्जर्वर की रिलेटिव स्पीड जो है वो सोर्स के लिहाज से सेम है,
चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जो की रिलेटिव स्पीड जो है वो ऑब्जर्वर के लिहाज से, सॉरी सोर्स के लिहाज से सेम है, इसलिए जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी की रेशो है वो 1:1 ही आएगी, क्योंकि जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी इट इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो इसलिए आंसर है बीटा। 54 में आंसर बीटा बनेगा। 55, an observer is moving towards a stationary source of sound, then apparent frequency will be greater than the real frequency। अगर ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा हो या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज़्यादा हो जाती है, बीटा आंसर है। 56, डॉपलर इफेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना आपने, अगर सोर्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाए तब वहाँ पर जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो सोनिक बूम की एग्जांपल हमें गिवन है। सो इसमें जो आंसर है जी वो है चार्ली। 57 जी, इसमें जो है वो कह रहा है कि दो सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एमिटिंग अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व जो है अप्रोचिंग टू जो है वो क्रॉसिंग। अब अच्छा आप देखिए इसमें जो है सोर्स ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर है जी 57। अब देखो ये ऑब्जर्वर खड़ा था, तो सोर्स जो है वो जब इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, अप्रोचिंग उसको इसको क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करने के बाद उससे अवे मूव करेगा, तो अवे मूव कर गया। तो क्रॉस करने से पहले जो है क्योंकि सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको मैं F1 लेट से कह लेता हूँ, V/V माइनस US इंटू एफ। जब इसको क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा F2 इज इक्वल टू V/V प्लस US, क्योंकि उसे अवे जा रहा है। उसने रेशो पूछी है इन फ्रीक्वेंसीज की, तो F1/F2 की रेशो FF से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सो ये V माइनस US जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, V प्लस US ऊपर चला जाएगा, तो V प्लस US/V माइनस US FF से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अगर आप दोनों की रेशो लोगे V से भी कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर जो है हमें जो है वेलोसिटी गिवन है 20 और 340 और 20, इसका मतलब ऊपर जो है वो 340 प्लस 20 और नीचे 340 माइनस 20 आना है, ठीक है जी। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 360, नीचे आ जाएगा 320, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 9:8 जो है वो आंसर बनेगा। अगर 4 से कट कर देते हैं तो इसमें आंसर आपका अल्फा बनेगा। 58 जी, वेव्स विच कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम कौन सी होती हैं, इंफ्रासोनिक, मीन कोई भी साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडल वेव, ये साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए आपका आंसर चार्ली होगा। 59 जो है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम में डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है, नहीं जी, जो वैक्यूम में है ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन फ्री स्पेस जो है मूव विद द सेम स्पीड, सबकी स्पीड सेम होती है, तो आंसर जो है इसमें आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। लाइट के यूनिट में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और 60 वाला जो है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो प्रोपोगेट करती हैं बाय द जो है ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो कहता है जी कि जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है वो E/B यानी कि बीटा आंसर होगा। देखें जी जो हमारे पास लाइट होती है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, वो हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, जो लाइट है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, यानी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस में हम यही कहते थे ना, क्रॉस में कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों तो आप जिस प्लेन का वो हिस्सा होते हैं, यानी जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर ये E है और ये B है तो मैं E×B करूंगा तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में जब E से आप B लोगे रिजल्टेंट तो वो C को रिप्रेजेंट करेगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो E×B इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो C होगा। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट होती है वो बोथ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ
वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसमें आंसर जो है आपका बीटा बनेगा लास्ट वाले क्वेश्चन का। जी बेटा, आई होप सो कि आज के डिस्कशन में माशाल्लाह आप अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई कीजिएगा। आई होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और कुछ पर्सनली भी जो है वो हमसे टेक्स्ट में जो है बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स जो है वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल इतना होता है, उनसे अक्सर सॉल्व नहीं हो पाते। देखो बेटा, बात ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। आपका 99.9% आपका यूएचएस का जो टेस्ट है एमडी कैट का वो कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले अच्छे से कर लिए, आपने जो है स्टेशनरी वेव्स के फार्मूलों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे आज का टेस्ट देखें, वेवलेंथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आपका जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन का रिलेशनशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, ओपन ऑर्गन और क्लोज ऑर्गन में ओवरटोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, तो आप इजीली जो है वो उनको डील कर सकते हो। हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते नहीं हैं। जैसे डॉपलर इफेक्ट है, स्टेशनरी वेव, हमको अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं, आप प्रैक्टिस बुक की तरफ चले जाते हैं, आप टेस्ट अटैम्प्ट करने चले जाते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको डाउन कर देता है। उसको अगर बूस्ट करना आपने, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है वो पहले प्रैक्टिस किया करें, फिर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। मैंने आपके क्वेश्चंस से अंदाज़ा लगाया है कि आप ना टीचर्स के साथ नहीं चल रहे। मतलब अभी व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में देखते हैं कि जी आप यूनिट 1 के अभी तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तक आप ऑसिलेशंस पे हैं, अभी तक आप जो है वो यूनिट 2 के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम यूनिट 6 क्रॉस करेंगे, अब हम आगे लाइट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप साथ साथ चलने की कोशिश करें। अगर आप पीछे रह जाएंगे, ओवरबर्डन होंगे, ओवरबर्डन होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आ जाएगा। चूँकि ज़ाहिर है जितने नंबर आप आगे जाते जाएंगे, तो पिछले वाले यूनिट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब जब आपका कॉमुलेटिव टेस्ट आएगा, तो ज़ाहिर है उस वक्त आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है। उस टाइम आप अच्छे से रिवाइज करें उन यूनिट्स को, और साथ जो है वो इंशाल्लाह आगे टेस्ट दे दें। तो आपके 2 टेस्ट इसलिए यहाँ रखे हुए हैं, आपका फिर ये यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है, आगे कॉमुलेटिव टेस्ट भी हो रहा है, फिर आगे एफएलपी भी होंगे। सो उस जो साथ पीछे पढ़ते जा रहे हैं उनको आप साथ साथ रिवाइज भी करते रहें। टाइम टेबल आपका इस तरह का होना चाहिए, हर 2 वीक बाद पिछला जितना पढ़ा है अब तक उसको आपने रिवाइज करना है। बेटा अल्लाह ताला जो है आप लोगों को जो ऐसे है तो तंदुरुस्ती दे, आपको सलामत रखे, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप जो है वो योर माइंड पॉजिटिव और इनर्जेटिक रहें, पैशनेट रहें। इंशाल्लाह जो है अल्लाह आपके साथ है, आपका रिजल्ट बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।